नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका एपीएस की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था आर्थिक सुधारों के बारे में, उसी कॉन्सेप्ट को मैं जारी रखते हुए आज जो चर्चा करूंगा वो साथियों निजीकरण और वैश्वीकरण के संदर्भ में करूंगा। जैसा कि मैंने बताया था, निजीकरण को प्राइवेटेशन एंड वैश्वीकरण को ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है। तो साथियों, मैं बात करूं निजीकरण की, तो निजीकरण की डेफिनेशन होगी या मैं कह सकता हूं निजीकरण का तात्पर्य है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व एवं नियंत्रण निजी व्यक्ति के हाथों में सौंपने से है। प्यारे साथियों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सन 1990 तक, कब से लेके 1947 से 1990 तक जो हमारी औद्योगिक नीति थी, इस औद्योगिक नीति में लाइसेंस की अनिवार्यता थी। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सन 1990 से पहले हमारे देश में किसी भी प्रकार के उद्योग स्थापित करने के लिए हमें सरकार से क्या लेना पड़ता था? लाइसेंस लेना पड़ता था। इसीलिए 1990 से पहले हमारे देश में निजी उद्योगों की संख्या बहुत कम मात्रा में थी, या कह सकें अल्प संख्या में थी। साथियों, एक नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी
किसके द्वारा? औद्योगिक सुधारों के अंतर्गत नई औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? सन 1991 में। इस नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो लाइसेंस की अनिवार्यता थी, इस अनिवार्यता को साथियों समाप्त कर दिया जाता है। और इस लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना ही क्या कहलाता है? निजीकरण। क्या तक समझ में आया आपको? प्यारे साथियों, मैंने कहा कि निजीकरण का तात्पर्य एक ऐसी प्रक्रिया से है जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग होते उनके स्वामित्व और नियंत्रण को किस व्यक्ति के हाथ में सौंप दिया जाते हैं? एक निजी व्यक्ति के हाथों में सौंप दिया जाता है। और ऐसी ही प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? निजीकरण कहा जाते हैं। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइसेंस की अनिवार्यता को समाप्त करना एक निजीकरण की प्रक्रिया का क्या है? अंग है। क्योंकि साथियों, जो नई औद्योगिक नीति अपनाई गई थी सन 1991 में, इस नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत यह डिसाइड किया गया कि अगर हमें अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना है तो उस आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए इन सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण करना अनिवार्य है। अगर सार्वजनिक उद्योगों का निजीकरण नहीं किया जाएगा तो हम अपने आर्थिक स्तर को ऊंचा नहीं उठा सकते। एक और बात बता दूं साथियों, उन्नीस सौ 90 के अंतिम वर्ष में हमारी सरकार के पास मात्र इतना बजट बचा हुआ था कि हम विदेशों से मात्र 15 दिन का ही क्या कर सकते हैं? आयात निर्यात कर सकते हैं। अर्थात हमारे पास विदेशों से वस्तु खरीदने के लिए जो धन बचा हुआ था हमारे कोष में, वो मात्र कितने दिन का था? 15 दिन का। इसलिए हमारी सरकार ने IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेने के लिए क्या किया? आग्रह किया। और जो हमें ऋण मिला साथियों, वो उदारीकरण की शर्त पर मिला या उदारवाद की शर्त पर मिला। ऋण देने से पहले उन्होंने जो हमें कंडीशन रखी, उस कंडीशन में ये तीनों पक्ष, जिसे हम आर्थिक सुधार कहते हैं, इनके कुछ पहलू सम्मिलित हैं। जो किसकी मांग थी? IMF और विश्व बैंक की। आपने सुना होगा निवेश, और इसका आप भली भांति मतलब भी जानते होंगे। निवेश का शाब्दिक अर्थ होता है साथियों खर्च करने से
जबकि आपने एक शब्द और सुना होगा विनिवेश। तो फिर विनिवेश होता क्या है? निवेश का बिल्कुल अपोजिट जो होता है साथियों, विनिवेश होता है सरकार विनिवेश के माध्यम से अपनी उस राशि को पुनः प्राप्त करती है जो राशि उन्होंने पहले उद्योगों में लगाई। इस निजीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत हमारी सरकार ने जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, इन उद्योगों के स्वामित्व और नियंत्रण को किसके हाथों में सौंप दिया? निजी व्यक्तियों के हाथों में साथियों। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग हुआ करते थे, इन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का कुछ अंश निजी व्यक्तियों को बेच दिया और बेचने से जो मुद्रा प्राप्त हुई उस स्थिति को क्या कहा जाता है साथियों? विनिवेश। क्या समझे आप? विनिवेश में सरकार अपने उद्योगों को बेचकर मुद्रा की क्या करती है? प्राप्ति करती है, ताकि वो अपने वित्त कोष में बढ़ोतरी कर सकें, अपने बजट में वृद्धि कर सकें। और ऐसा कब हुआ? निजीकरण के दौरान। निजीकरण में सरकार ने अपने उद्योगों को या तो निजी व्यक्तियों के हाथ में बेच दिया या फिर निजी व्यक्तियों को उसमें शामिल किया, या हम कह सकते हैं निजी व्यक्तियों का कुछ अंश उन सार्वजनिक जो उद्योग थे उनमें शामिल किया। तो ऐसी स्थिति में सार्वजनिक क्षेत्र का जो भाग, जो अंश निजी व्यक्तियों को बेचा गया, उस निजी व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त मुद्रा को ही क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाते हैं। तो साथियों, मैं आशा करूंगा यहां तक आपको समझ आया। मैं आगे चर्चा करूं कि हमारी सरकार को निजीकरण की क्या जरूरत पड़ी। क्योंकि साथियों, निजीकरण के द्वारा जो उद्योग थे दोस्तों, उन उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि होती है, प्रॉफिट की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं, गुणवत्ता में सुधार होता है, उनकी कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। सब किसके कारण हुआ? निजीकरण के कारण। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैंने कल आपको कहा था अमेरिका और सोवियत संघ के संदर्भ में, सोवियत संघ के पास अमेरिका से ज़्यादा उद्योग धंधे थे या संसाधनों की मात्रा थी, फिर भी सोवियत संघ का एक दिन पतन हो जाता है। बिकॉज दैट, क्योंकि इसमें जो शासन व्यवस्था थी दोस्तों समाजवादी थी, या मैं कह सकता हूँ कैसी थी? सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है सबका, जिसमें सबका हित समाहित होते हैं, जबकि निजीकरण में एक व्यक्ति का हित समाहित होता है। निजीकरण एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, जबकि समाजवादी एक सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। या मैं कह सकता हूं कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो किसका अंग है? एक समाजवादी शासन व्यवस्था का। तो प्यारे साथियों, आपके मन में एक सवाल गूंज रहा होगा
कि आज ऐसा कोई भी उद्योग नहीं है जिस पर पूर्णतः हमारी सरकार का अधिकार हो, सरकार का स्वामित्व हो। हाँ, आज भी ऐसे उद्योग हैं जिन पर पूर्णतः हमारी सरकार का क्या होता है, अधिकार होते हैं। ऐसे कौन से कितने उद्योग हैं? 2। एक में बात करूं साथियों रेलवे की, और दूसरी में बात करूं खनिज संसाधनों की। ये 2 क्षेत्र ऐसे हैं जिन क्षेत्रों पर पूर्णतः किसका स्वामित्व है? सरकार का। वैसे तो रेलवे का कुछ भाग में का भी क्या किया जा चुका है? निजीकरण। फिर भी हमारा उत्तर कितना होगा? 2। मात्र 2 ऐसे क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों पर जो स्वामित्व है या नियंत्रण है वो किसका है? हमारी सरकार का। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, भारत में निजीकरण हेतु दोस्तों सन 1991-92 में विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। क्यों किए गए? ताकि हमारे देश में राजकोषीय अनुशासन बनाया जा सके। हमारे देश में निजीकरण के लिए जो विनिवेश कार्यक्रम प्रारंभ किया गया वो कब किए गए? 1991 से 1992 के मध्य। मैं विनिवेश के बारे में बता चुका हूँ। विनिवेश वैसे तो एक तरलीकरण की प्रक्रिया होती है, लेकिन मैंने कहा कि सरकार अपने उद्योगों का कुछ अंश निजी व्यक्तियों के हाथ में बेच देती है। तो निजी व्यक्तियों के हाथ में जब कुछ अंश बेचा गया उद्योगों का, तो उसके बदले में जो मुद्रा प्राप्त हुई उस प्रक्रिया को कहा जाता है दोस्तों विनिवेश। और इस विनिवेश की प्रक्रिया से हमारे देश के जो राजकोष था हमारे देश का, उसमें एक अनुशासन की स्थिति पैदा हुई। जैसा कि हमने अनुशासनहीनता और अनुशासन, राजकोषीय अनुशासन के संदर्भ में पढ़ा, तो उस राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों? विनिवेश कार्यक्रमों ने। इट्स ओके। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो साथियों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आगे मैं चर्चा करूंगा दोस्तों उदारीकरण के संदर्भ में। सॉरी साथियों, उदारीकरण नहीं वैश्वीकरण के संदर्भ में चर्चा करेंगे। वैश्वीकरण की परिभाषा की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स,
वैश्वीकरण का तात्पर्य घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण या साथियों समायोजन से है। एकीकरण का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है दोस्तों दो अर्थव्यवस्थाओं का एक होना या दो भिन्न भिन्न अर्थव्यवस्थाओं को आपस में मिला देना एकीकरण कहलाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं वैश्वीकरण की। वैश्वीकरण की परिभाषा होगी दोस्तों, वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें एक देश की घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ क्या किया जाता है, एकीकरण। प्यारे मित्रों, हमें दो वर्ड बार बार सुनने को मिलते हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और दूसरा होता है दोस्तों वैश्विक व्यापार। क्या कभी आपने अनुभव किया है इन दोनों में अंतर क्या है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को वैश्विक व्यापार कह सकते हैं या फिर वैश्विक व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? जहां तक मैं सोचता हूं वहां तक गलत होगा, क्योंकि साथियों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिर्फ दो राष्ट्रों की सीमाओं के मध्य किया जाते हैं, जबकि साथियों वैश्विक व्यापार दो से अधिक राष्ट्रों के मध्य किया जाते हैं। क्या समझे आप? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देश की सीमाओं के मध्य किया जाता है, जबकि वैश्विक व्यापार दो से अधिक देश की सीमाओं के मध्य किया जाता है, चाहे वो देश 3 हो, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हों, लेकिन दो से अधिक होने चाहिए। और ये वैश्विक व्यापार किससे संबंधित है दोस्तों? वैश्वीकरण से। वैश्वीकरण में भी यही होता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था के साथ समायोजन या एकीकरण किया जाते हैं। इस वैश्वीकरण को एक और अन्य नाम दिया जाता है दोस्तों भूमंडलीकरण। भू का अर्थ आप जानते होंगे दोस्तों, भूमि से होते हैं, और मंडल का अर्थ होता है समायोजन से।
या फिर हम कह सकते हैं बने रहने से, बने रहना। तो हम कह सकते हैं भूमंडल का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा दोस्तों भूमि में समायोजन से। इस धरातल पर जितने भी देश हैं उन सबके साथ क्या किया जाए, समायोजन, जिसे क्या कहा जाता है, भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। क्या यहां तक आपको समझ में आया? इस वैश्वीकरण के लाभ को या वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा दोस्तों, वो अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का जैसे दोस्तों IMF कहते हैं। दूसरा जो योगदान रहा दोस्तों विश्व बैंक का, और थर्ड जो योगदान रहा दोस्तों वो तीसरा योगदान रहा विश्व व्यापार संगठन का। विश्व बैंक को वर्ल्ड बैंक कहा जाता है दोस्तों। तीसरा विश्व व्यापार संगठन, जिसे साथियों WTO कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। मैं बात करूं दोस्तों विश्व व्यापार संगठन की, तो विश्व व्यापार संगठन बनने से पहले ये जो संस्था हुआ करती थी, गेट हुआ करती थी दोस्तों, जिसका पूरा नाम है जनरल एसे एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस गेट की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी 14 अप्रैल 14 अप्रैल नहीं साथियों 30 अक्टूबर 1947 को। कहाँ की गई थी दोस्तों? जेनेवा में की गई। कितने देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए? 23 देशों पर। लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो किया गया था दोस्तों 1 जनवरी 1948 को। विश्व व्यापार संगठन को बनाने से पहले एक जो संस्था बनी थी उस संस्था का नाम था दोस्तों गेट। गेट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। जिसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 30 अप्रैल 1947 को। कहाँ की गई? जेनेवा में। कितने सदस्यों ने? 23 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। जिसे जो लागू किया गया था वो किया गया था 1 जनवरी 1948 को। इस संस्था को परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों। कब कर दिया गया था?
WTO कब स्थापित किया गया? 14 अप्रैल 1994 को। जैसे जो लागू किया गया दोस्तों 1 जनवरी 1995 से इसे लागू किया गया। क्या समझे आप? मैंने कहा कि जो वैश्वीकरण है, इस वैश्वीकरण को प्रभावशाली बनाने के लिए या वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने में जो योगदान रहा वो मुख्यतः 3 संस्थाओं का रहा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे IMF कहते हैं, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। उसके बाद दूसरा विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। तीसरा रहा विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों संस्थाओं ने वैश्वीकरण को क्या दिया? प्रोत्साहन दिया या बढ़ावा दिया। मैंने चर्चा की थी दोस्तों WTO की। WTO एक संशोधित संस्था है, अर्थात इस WTO से पहले जो संस्था थी उस संस्था का नाम था गेट। गेट का पूरा नाम होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसकी जो स्थापना की गई थी 30 अप्रैल 1947 को जेनेवा में की गई थी दोस्तों। 23 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए, जिसे जो लागू किया गया था 1 जनवरी 1948 को किया गया। बाद में इसी संस्था का नाम बदलकर WTO कर दिया गया, जिसे 14 अप्रैल 1994 को बनाया गया, संशोधित किया गया। लेकिन इसे जो लागू किया गया था वो 1 जनवरी 1995 से लागू किया गया। WTO के पूरे नाम की मैं बात करूं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसने विश्व के विभिन्न देशों के मध्य जो व्यापार था, होने वाला व्यापार था, उस व्यापार में एक सहूलियत दी, या मैं कह सकता हूं कि इस व्यापार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इससे पहले विश्व के अंतर्गत क्या व्यापार नहीं होता था? क्या 1991 से पहले वैश्वीकरण नहीं था? था साथियों। हो सकता है उसकी नीति नियम सब अलग हों। मैं बात करूं दोस्तों यूनान से आने वाले मेगास्थनीज, जब हमारे देश में आए थे तो सब क्या था दोस्तों? वैश्वीकरण था। क्योंकि वैश्वीकरण में ध्यान रहे आपको, वस्तु, सेवा, व्यक्ति और मुद्रा का क्या होते हैं? आवागमन। जो व्यापार होते हैं विश्व के एक देश के साथ दूसरे देश के, विश्व का एक दूसरे देश के साथ, उसमें मुख्यतः चार चीजों का क्या होता है? आयात निर्यात होते हैं, वस्तु, सेवा, व्यक्ति और मुद्राओं का। जब एक देश का दूसरे देश के साथ, चाहे वस्तुओं के संदर्भ में, सेवाओं के संदर्भ में, व्यक्ति के संदर्भ में या मुद्राओं के संदर्भ में आयात निर्यात होता है, आवागमन होता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? वैश्वीकरण कहलाती है। तो मैंने कहा था कि हमारे देश में जब हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसमें मेगास्थनीज के बारे में पढ़ते हैं। यूनान से आने वाले यात्री मेगास्थनीज जो कि हमारे भारत में आए थे, तो क्या उस समय वैश्वीकरण नहीं था? था।
मेसोपोटामिया की सभ्यता की मैं बात कर लूं, उसके बाद मैं बात कर लूं दोस्तों, ज़्यादा समय की बात ना करके, सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज जो हमारे देश में व्यापार करने के लिए आए थे, क्या तब वैश्वीकरण नहीं था? तब भी वैश्वीकरण था, लेकिन उसके नीति और नियम कैसे थे? अलग। बात समझ में आई? WTO से पहले भी व्यापार होता था, लेकिन व्यापार बहुत कम मात्रा में होता था दोस्तों, जैसे कि G18। जनरल का मतलब सामान्य होता है, एग्रीमेंट एक समझौता होता है दोस्तों, ट्रेड शुल्क होते हैं, और ट्रेड व्यापार सामान्य व्यापार शुल्क समझौता। तो यहाँ जो प्रशुल्क लिया जाता था दोस्तों, वो प्रशुल्क कैसा था? ज़्यादा था, और जब शुल्क ज़्यादा होने के कारण व्यापार एक दूसरे के साथ बहुत कम मात्रा में होता था। जब एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार करता था तो उसे जो कर देना पड़ता था, प्रशुल्क देना पड़ता था, टैक्स जो देना पड़ता था दोस्तों, वो ज़्यादा देना पड़ता था। जब ज़्यादा देना पड़ता था तो दूसरे देशों से वस्तु लाना कैसा था? अनुचित। हम दूसरी जगह से वस्तु कब खरीदते हैं? जब हमारे आसपास जो वस्तु होती हैं उन वस्तुओं की कीमत से कहीं वो कैसी होती है? कम। हम दूसरे देश से व्यापार कब करेंगे दोस्तों? क्योंकि जब हमारे देश में जो वस्तु बनती है उन वस्तुओं की कीमत कैसी हो? अधिक। और जब हम दूसरे देश से वस्तु खरीदें तो क्या हम अधिक कीमत पर वस्तु खरीद के लाएंगे वहाँ से? कम कीमत पर। कम कीमत पर वस्तु खरीद कर लाएंगे ताकि हम उसे अधिक कीमत पर हम अपने देश में बेच सकें, कुछ मुनाफा कमा सकें। क्या भला ऐसा होगा कि किसी वस्तु की कीमत हमारे देश में भी 50 रुपये है और हम दूसरे देश में जाएं, वहाँ से भी उस वस्तु को 50 रुपये में खरीद के लाएं, तो क्या हम उस वस्तु को खरीदने विदेश में जाएंगे या दूसरे देश में जाएंगे? नहीं। कब जाएंगे? जब ये 50 रुपये की वस्तु वहाँ हमें कितने में? 20 या 30 रुपये में मिलेगी। 30 रुपये में इस वस्तु को खरीद के यहाँ हम इसको आसानी से 45-50 में बेच सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं साथियों। लेकिन गेट के समय 1991 से पहले जो प्रशुल्क देना पड़ता था वो अधिक देना पड़ता था। वहाँ वस्तु हमें सस्ती तो मिल जाती थी, लेकिन हमें सरकार को शुल्क देना पड़ता था। शुल्क देने के कारण इस वस्तु की कीमत में क्या हो जाती थी? वृद्धि। और इस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के कारण अधिकांश जो व्यापार है वो व्यापार क्या हो जाता था? बंद। या हम कह सकते हैं कि एक दूसरे देश के साथ व्यापार कैसा होता था? बहुत कम मात्रा में। यहां तक बात समझ में आई आपको? मैं थोड़ी सी चर्चा करूं दोस्तों वैश्वीकरण के संदर्भ में। तो वैश्वीकरण के फायदे क्या हैं? तो इसके अनेक फायदे हो सकते हैं दोस्तों। वस्तुओं की कीमत में कमी होगी दोस्तों। वैश्वीकरण से वस्तुओं की कीमत में कमी होगी। क्यों होगी? क्योंकि दोस्तों कोई भी देश ऐसे देश में व्यापार करना पसंद करेगा जिस देश की वस्तुओं से वो प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। क्या ऐसा होगा कि हमारे देश में बनने वाली जो वस्तु है उस वस्तु की क्वालिटी अच्छी है, गुणवत्ता अच्छी है, उसकी कीमत कम है अन्य देशों की अपेक्षा,
तो क्या फिर भी हम दूसरे देशों से आने वाली वस्तुओं को खरीद पाएंगे? नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हर उपभोक्ता कम कीमत पर अच्छी वस्तु वसूल करना चाहता है, खरीदना चाहते हैं। और ये विकल्प जो हमें प्रस्तुत करता है दोस्तों, वैश्वीकरण करते हैं। हम अपने मार्केट में देखते हैं हमारी ज़रूरत की बहुत सारी चीज़ें जो चाइनीज़ होती हैं वो हमें बहुत कम पैसे में आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए हम स्वदेशी वस्तुओं को खरीदने की अपेक्षा किसको खरीदते हैं? विदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं। उसके परिणामों के बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा कि इसका परिणाम होता क्या है। लेकिन साथियों, प्रेजेंट में तो उपभोक्ता जो कस्टमर होते हैं वो कम पैसा देकर अधिक वस्तु खरीदना चाहते हैं ताकि वो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। और ये सब किसने संभव किया दोस्तों? वैश्वीकरण ने। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूं दोस्तों, एक से अधिक विकल्पों या विकल्पों में वृद्धि वैश्वीकरण ने हमारे सामने एक ही वस्तु के अनेक विकल्प प्रस्तुत किए दोस्तों। हम अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग वस्तुओं को परचेज कर सकते हैं। बाजार में हम अपनी ज़रूरत की जो वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के एक से अधिक विकल्प देखने को मिलते हैं और उन विकल्पों में से हम जो चाहें उस विकल्प का चयन कर सकते हैं। सब किसके द्वारा संभव हुआ है? वैश्वीकरण के द्वारा। उसके बाद गुणवत्ता में सुधार हुआ दोस्तों। वैश्वीकरण के द्वारा किसमें? गुणवत्ता में सुधार हुआ, क्योंकि हमें किसी दूसरे देश में अपनी वस्तु बेचने के लिए हमें अपनी वस्तु की गुणवत्ता, क्वालिटी में सुधार करना होगा और सुधार करने के साथ साथ उसकी कीमत में भी क्या करनी होगी? कमी। तब जाके तो हम दूसरे देश में अपनी वस्तुओं को बेच पाएंगे, अन्यथा हमारी वस्तुओं को कोई खरीदने वाला नहीं है। सब किसके कारण हुआ? वैश्वीकरण के कारण संभव हुआ। तकनीकी का विकास जब हम किसी दूसरे देश में व्यापार करने चाहते हैं, हम अपने देश से किसी दूसरे देश में व्यापार करने गए तो साथ में क्या हमारे देश की तकनीक को नहीं लेके गए साथियों? क्या वहां उपयोग में ली जाने वाली तकनीक को हम अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे। तकनीकों का प्रचार प्रसार हुआ, उन लोगों की तकनीक से हम परिचित हुए, वो हमारी तकनीक से परिचित हुए, तो तकनीकों का विकास हुआ। और जब तकनीकों का विकास होगा तो सीधी सी बात है, वस्तुओं की गुणवत्ता में, उसकी क्वालिटी में सुधार होगा। तकनीक का मतलब होता है कम पैसा, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु क्या कर सकें? बना सकें। आगे मैं बात करूं दोस्तों संस्कृति का प्रचार प्रसार। हम दूसरे देश में जाएंगे तो अपने सभ्यता और संस्कृति को साथ लेके जाएंगे, जिसका प्रभाव वहाँ के लोगों पर भी पड़ेगा जहाँ जाकर हम रहते हैं, और वहाँ की सभ्यता और संस्कृति का प्रभाव हम पर भी पड़ेगा। सब किसके कारण संभव हुआ? वैश्वीकरण के कारण। आगे मैं बात करूं दोस्तों, वैश्वीकरण ने हमारे देश की जो मुद्रा है, मुद्रा का विकास कहें दोस्तों, क्योंकि जब हम दूसरे देश से वस्तु खरीदते हैं दोस्तों तो हमें अपने देश की मुद्रा उस देश को देनी पड़ती है, और जब दूसरे देश को वस्तु बेचते हैं तो उस देश की मुद्रा हमारे देश में आती है।
तो मुद्रा का भी क्या होते हैं, प्रचार प्रसार होते हैं। ऐसे बहुत से कारण होंगे जो वैश्वीकरण को क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं दोस्तों। लेकिन वैश्वीकरण के बहुत सारे नुकसान भी हैं। इनके बारे में मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है। आखिरी एक पॉइंट और एक जो शब्दावली इसमें उपयोग में ली गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है दोस्तों ऐसी कंपनी जो एक समय में एक से अधिक देशों में अपना कारोबार संपन्न करती हैं। और फरमाइएगा दोस्तों, ऐसी कंपनी जो एक समय में एक से अधिक देशों में अपना व्यापार संपन्न करती है, ऐसी कंपनी को ही बहुराष्ट्रीय कंपनी कहा जाते हैं, जबकि ऐसे व्यक्ति को बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक कहा जाता है। माना कि हमारे देश की कोई भी कंपनी जो हमारे देश में उत्पादन तो करती है ही, साथ में हमारे देश की कंपनी विश्व के अन्य देशों में भी क्या कर रही है, उत्पादन, तो ऐसी कंपनी को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, जिसका कारोबार एक से अधिक राष्ट्रों में फैला हुआ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्रिय साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, फिर आगे अगले कॉन्सेप्ट में हम चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। इसके बाद इस चैप्टर का हमारा लास्ट वीडियो और बनाएंगे, जिसमें हम स्वदेशी अवधारणा और कौशल विकास के संदर्भ में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।